फाइन। तो स्फेयर के सरफेस एरियाज के क्वेश्चन हम कर रहे थे, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। उसी को आगे बढ़ाते हुए श्रृंखला को, हेमिस्फेरिकल बाउल। देखो, हेमिस्फेरिकल बाउल है, जब भी हेमिस्फेयर की बात आए तो थोड़ा सा एक तो ये सचेत हो जाइएगा कि कहीं वो थिकनेस वाला क्वेश्चन तो नहीं है। थिकनेस वाले क्वेश्चन की क्या पहचान होती है? इनर एंड आउटर दोनों सरफेसेस का या फिर रेडाई का उसमें मेंशन होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ ये भी थिकनेस का क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें इनर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आउटर की कोई बात नहीं हुई है, तो ये क्वेश्चन आप सिंपल जो आपका हेमिस्फेयर होता है उसी को कंसीडर करके करोगे। यहाँ पर थिकनेस को आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि इन्होंने आउटर की कोई बात ही नहीं करी है। आउटर ना तो रेडाई की बात करी है, रेडियस की बात करी है, ना ही आउटर सरफेस की बात करी है। इन्होंने ये तो बोला है कि बाउल है और बाउल के अंदर की साइड में टिन प्लेटिंग करनी है। मींस हमें जो भी काम करना है इनर रेडियस को लेकर करना है, दैट्स इट, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। सो वी हैव दिस बाउल और इसको अंदर से टिन प्लेटिंग करना है। टिन प्लेटिंग का मीनिंग, आपको जो बॉल्स वगैरह होते हैं वो शाइनी शाइनी से होते हैं काफी, जब आप खरीद के लाते हो तो वो टिन प्लेटिंग होती है। एक्चुअल में जो बॉल होते हैं, जो आपके बर्तन होते हैं स्टील या जो भी मेटल के होते हैं, वो इतने शाइनी नहीं होते हैं। ओरिजिनली उन पर प्लेटिंग की जाती है। तो टिन प्लेटिंग करनी है इस बाउल के अंदर, ये अंदर की साइड ओनली। अगर अंदर की साइड करना है तो ऑब्वियसली हमें अंदर की रेडियस की जरूरत है, जो कि इन्होंने डायमीटर इनर दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। सो वी हैव इनर डायमीटर, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट क्या। टिन प्लेटिंग का मीनिंग भी एक तरह से व्हाइट वॉश से ही लगा लो, पेंट करना है या प्लेटिंग करनी है, मीन्स हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कॉस्ट देखोगे तो मीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतना बड़ा बॉल हो ही नहीं सकता। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर करना प्लीज। टाइपोग्राफिकल एरर, मैं अभी लिखने की कोशिश करता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर में कहाँ बॉल बनेगा। सो अगर कॉस्ट मैंने बताया था मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर में गिवन है, तो समझ जाओ कि आपको एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है वो आप फिगर देखकर समझ सकते हो। ऑब्वियसली बॉल है तो ऊपर से तो खुला होगा, ऊपर से बंद तो होने से रहा। दैट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया इसका इनर वाला कैलकुलेट करना होगा और उसको कॉस्ट से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो रेडियस देखते हैं पहले, रेडियस कितनी आएगी, 10.5/2। ये तो रेडियस हो गई, बिकॉज रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ। नाउ वी एरिया टू बी टिन प्लेटिंग इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। इनर है तो इनर रेडियस को यूज करेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, CSA का क्या होता है, कोई बताएगा? इनर कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? कृपया करके अपने अपने जवाब दीजिए। यस अन्य 2πr², ठीक है। पाई लिखो, मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, जस्ट टू करेक्ट यू। यहाँ पर पाई वो खाने वाला पाई नहीं, पाई यहाँ पर जो हम यूज करते हैं वो PI होता है, ओनली पाई, ठीक है। जस्ट फॉर फ्यूचर बता रहा हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑब्वियसली पाई का सिंबल ही बनाओगे जब आप करोगे सॉल्व, जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। खुशी चेक योर नेटवर्क, बाकी सभी को है। क्योंकि निकिता मैंने ट्यूसडे वाले डेज में बोला था, नॉट आज वाले डेज में। आज वाले डेज में तो यही चलेगा जो चल रहा है, ठीक है। हाँ, सो 2 1 1 1 1 1, ये क्या चीज है? संयम। हाँ, तो हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला जो कर्व सरफेस एरिया का होता है वो होता है 2πr²। 2 के प्लेस पर 2, पाई की यहाँ पर वैल्यू कुछ दी नहीं है तो हम 22/7 यूज करेंगे। r², r की वैल्यू जो इनर रेडियस गिवन है,
और इसको सॉल्व करके हमारे पास आया 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 22 कैंसिल हो गए, 11 हो गया, 7 से 10.5 कैंसिल किया तो 1.5 एंड दिस 10.5 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया जो भी आया। हमने इसको पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया अगेन, क्योंकि हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है, तो हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए, नहीं होगा तो बात की बात है। कॉस्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की ₹16 दी हुई है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी 16/100 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया जो इनर वाला है उसको हम इस कॉस्ट से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द इनर सरफेस इक्वल्स टू इनर कर्व सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 16/100। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो वैल्यूज, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। सो इनर कर्व सरफेस आपके पास है कितना 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 एंड कॉस्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16/100। इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज को एंड सॉल्व करके आंसर आ गया कितना 27.72। फाइन, आप 100 को यहाँ डिवाइड कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से आप कर सकते हो लेकिन नीचे फिर 5 बचेगा, 5 को फिर 10.5 से कैंसिल, जो भी करना है कैलकुलेशन मतलब आप कर सकते हो इजिली यहाँ पर। बाकी सबको ऑडिएबल हूँ, प्लीज एक बार कंफर्म करना किस किस को आवाज नहीं आ रही है। आ रही है खुशी, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यू विल हैव टू चेक एट योर एंड। कार्तिक तुम लेट आए हो या पहले से आए हो? वेयर इज खुशी? ऑडिएबल टू अदर्स, प्लीज चेक। थोड़ा पहले आ जाया करो, 10th की क्लास में एंटर कर जाया करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी अगर नेटवर्क वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है, नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो आपको पता चल जाए, सो दैट की क्लास के बीच में आपको ये सब फेस ना करना पड़े। चलो तो 27.72 यानी कि ₹27.72 लगेंगे इस बॉल को अंदर से टिन प्लेटिंग करने में, चमकाने में। क्या सभी को यह प्रश्न का उत्तर समझ आ गया, सॉल्यूशन? क्या किसी को इसमें कुछ भी पूछना है इस प्रश्न से संबंधित? प्लीज आप मुझे बोल सकते हो अगर मैं बहुत ज्यादा हिंदी यूज कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल समझ नहीं आते हैं वर्ड्स, या फिर आपको लगता है कि सर को हिंदी में नहीं बोलना चाहिए या कुछ भी, तो मैं अपनी जितनी भी इंग्लिश आती है उसको भी यूज कर सकता हूँ। जी अध्यापक जी, सर तो इंग्लिश का वर्ड होता है शायद। यू आर यूजिंग इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी में, आई मीन वैसे ही हमारी आदत हो चुकी है, हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं हिंदी के समझ के जो कि इंग्लिश के वर्ड होते हैं। जैसे कल सारे स्कूलों की छुट्टी होगी, अब स्कूल इंग्लिश का वर्ड है, उसमें ओ की मात्रा लगा के उसको प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है? स्कूलों, किताब, बुक्स, बुकों, बुकों को हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी ऐसे, इट शुड बी स्कूल्स, यस, बट ये हमारी आदत पड़ चुकी है, सो यूज करो लेकिन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो करेक्ट वर्ड नहीं है। गुड। नहीं, आप आपकी जो जनरेशन है, मतलब आप जो हो 9th के बच्चे, आप में से मोस्टली नहीं यूज करते होंगे, लेकिन जो हमारी जनरेशन थी उसमें ऐसे वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो ऐसे बहुत यूज करेंगे, कईयों के पेरेंट्स भी करते हैं। हाँ, चलो तो ये सबको क्लियर है? कूल, कूल निकिता, वेरी गुड। ओके खुशी, ग्लैड टू हियर दैट। बाकी बच्चे भी बोलो कोई। ओजस,
ओशी, तनिषा, कार्तिक, ओके, गौरी। यू कैन चेक रिकॉर्डिंग लेटर। कोई बात नहीं खुशी, इतनी रिकॉर्डिंग तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आ जाएगा वो समझ में, देख लेना, नहीं आएगा तो मैं बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर जिसका सरफेस एरिया गिवन है। कितना? 154। इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्फेयर है, इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। वी हैव टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसको हम यूज करेंगे। लेट रेडियस ऑफ दिस स्फेयर बी आर। Units given that surface area of sphere equals to 154 centimeters square and surface area of sphere हमें पता है कि कितना होता है 4 pi r square. That means 4 pi r square should be equals to 154. वैल्यूज हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करे, पाई के प्लस पर पाई की वैल्यू विच इज 22/7 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 4 नीचे आ जाएगा, 22 नीचे कैंसिल आउट किया, 22 7 सा 154 होते हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 ओवर 4। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। दोनों साइड का स्क्वायर रूट इसलिए लिया बिकॉज हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आर चाहिए, और स्क्वायर को हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है। सो स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स लिया, जिससे हमारे पास यहाँ पर तो आर बचा, और यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे 7 इंटू 7 है तो ऑब्वियसली 17 बाहर आ जाएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। सो 7/2 और 3.5 सेंटीमीटर्स मींस रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर्स। सिंपल क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है इसमें कि सर स्फीयर ऐसा क्यों बनाया है, या फिर रेडियस ऐसे क्यों लिखी है, या फिर स्क्वायर रूट क्यों हमने लिया, या फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद में वैल्यूज कैसे आई, या फिर हमने डेसिमल में कन्वर्ट क्यों किया, या फिर हमने 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल क्यों रखा, कुछ भी। इजी क्वेश्चन है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे बार बार। मुश्किल होगा तो आपको करने के लिए दे दिया जाएगा। सलोनी में क्वेश्चन जरूर करके भेजना मुझे। हाँ कार्तिक, करके दिखाओ स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। सॉरी, ये था आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 4। दोनों साइड का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे, आर स्क्वायर का मीनिंग होता है आर मल्टीप्लाइड बाय आर। 7 स्क्वायर तो 7 इंटू 7 है ही, और 4 का मीनिंग होता है 2 इंटू 2। तो इसका आंसर देखो, पेयर बाहर आ जाता है तो आर इसका बाहर आया, इसका एक 7 बाहर आया और इसका 2 बाहर आ गया। दैट्स हाउ 3.5 आंसर। डायरेक्ट आंसर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। आंसर का स्क्वायर रूट हाँ बिल्कुल ले सकते हो, पर लिख दोगे तो अच्छी बात है। आंसर का स्क्वायर रूट आप ले सकते हो। आंसर आई होप तुम इसको बोल रहे हो। आप चाहो तो 49/4 लिख के तब उसका स्क्वायर रूट ले लो, एक ही बात है। ठीक है, जब हम कुछ अपनी तरफ से करते हैं, जो दोनों ही साइड में ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो, तो हम उसको मोस्टली मेंशन कर देते हैं। अगर हम अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं एडिंग टू और समथिंग बोथ साइड्स। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्चुअली में उससे हमें भी क्लियर रहता है कि हमने कहाँ पर क्या स्टेप्स किए थे। अगर आप रीचेक कर रहे हो तो वहां से आपको स्टेप्स देख के पता चल जाता है कि कहाँ पर गड़बड़ होने के चांसेस हैं। जैसे आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ दो साइड दिया, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं यहाँ आर स्क्वायर रहने देते हैं और वो बस इसका
स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस वैल्यू का और इसका आंसर लिखाते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 7/2, जो कि करेक्ट नहीं है, हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो भी काम खुद से करोगे उसको मेंशन कर दोगे तो अच्छी बात है। क्लियर? क्या मैं आगे चल सकता हूँ आगे के क्वेश्चंस पर? ओके ओजस, दिखाना मुझे एक बार कैसे निकाला था, ठीक है? चेक करके बताऊंगा मैं। कार्तिक, अब समझ आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, या बस टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं समझ आते हैं तुम्हें? ऑनेस्टली बोलना। सर तो आ रहा है, तुम कहाँ से आते हो? सर तो आ ही रहा है, सर आ रहा है। सर कहाँ से आता है? सर आ रहे हैं होता है, सर आ रहा नहीं होता। नहीं हो जस्ट 12.25 कैसे आया? मुझे एक बार भेजना, मैं देखूंगा 12.25 कैसे आया। जस्ट किडिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन बोल वाला। ये थिकनेस वाला क्वेश्चन है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल जो भी आप बोलते हो, मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये एक स्टील की कटोरी है और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ये होती है, ध्यान रखना, 2.5। थिकनेस रेडियस नहीं होती है कोई भी, ना आउटर ना इनर। थिकनेस सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट की लेंथ होती है, या कह सकते हो थिकनेस होती है। सो इतना वाइड है ये बाउल की जो स्टील है, 2.5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस हमें पता है, इनर रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। मींस यहां से लेकर सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर 5 सेंटीमीटर्स। वी नीड टू फाइंड आउट आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया है तो हमें आउटर रेडियस की जरूरत होगी, जो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो। आउटर रेडियस कितनी होगी? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और ये हम डिस्टेंस कैसे पता लगा सकते हैं? जब हम इनर रेडियस में थिकनेस को ऐड कर देंगे। मींस 5 सेंटीमीटर्स प्लस 2.5 सेंटीमीटर्स, दैट गिव्स अस 5। ये 0.25 है, नॉट 2.5। अगेन माय मिस्टेक। कर दो इसको भी करेक्ट में। 2.5 सेंटीमीटर्स की थिकनेस होगी तो बोल कहाँ जाएगा? लकड़ी का होता है इतना मोटा बोल। 0.25 है, ठीक है, इट्स 0.25। प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपके पास बुक है वैसे, उसमें भी आप देख सकते हो। सो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर्स प्लस 0.25 सेंटीमीटर्स, दैट गिव्स अस 5.25 सेंटीमीटर्स। ओके, 5.25 सेंटीमीटर्स। समझ आ गया आउटर रेडियस कैसे कैलकुलेट करी है? प्लीज बताओ। जो टॉपिक से रिलेटेड बातें नहीं है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। संयम। गौरी देखो, थिकनेस 0.25 है और इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो आउटर अगर कर्व सरफेस हमें कैलकुलेट करना है, हमें आउटर रेडियस की ही जरूरत पड़ेगी। और आउटर रेडियस क्या होगी? तनिषा देखो, सुनो, मैं बता रहा हूँ वही। आउटर रेडियस हमें चाहिए क्योंकि हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में लिखा है आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस चाहिए। और आउटर रेडियस क्या होगी? इनर रेडियस में जब हम ये थिकनेस ऐड कर देंगे 5 सेंटीमीटर्स में 0.25 ऐड किया तो आंसर आया 5.25। मींस यहां से लेकर सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर से लेकर यहाँ आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5.25 सेंटीमीटर, जो कि आउटर रेडियस कहलाएगी। सो आउटर रेडियस इज ऑलवेज, अगर थिकनेस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आउटर रेडियस हमेशा इनर रेडियस प्लस थिकनेस के इक्वल होती है। फाइन। और अगर आउटर रेडियस दी हुई है, इनर रेडियस निकालनी है, तो आउटर रेडियस माइनस थिकनेस कर दोगे तो इनर रेडियस आ जाएगी। समझ आ गया कैसे आई आउटर रेडियस? तनिषा एंड गौरी।
कूल। तो अब इस रेडियस को यूज करके हम सिंपल आउटर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर देंगे। चलो तो करते हैं। वी हैव आवर वैल्यूज जो हमें चाहिए। ये बोर्ड भी परेशान कर रहा है। हाँ, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सरफेस एरिया का। ध्यान रखना, आउटर कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में पूछा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है। इवन ये एक थिकनेस वाला क्वेश्चन है, बट इसमें हमें सिर्फ आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हो सकता है जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या टेस्ट में आए तो वो सेम क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए देते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। थिकनेस ऑफ स्टील दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर्स। So outer radius will be inner radius plus thickness, that is 5.25 centimeters. Excuse me. Now outer curved, it's curved not curved, surface area of hemispherical ball equals to 2 pi r square. Please जब आप लिखो तो डायरेक्ट ये मत लिखना outer curved surface area of ball, उसके साथ में फिगर मेंशन कर देना, so that कि उनको क्लियर हो जाए कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहे हो। हम ये फॉर्मूला अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाउल है वो कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। सिलेंड्रिकल होता तो हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल लिखते हैं। नाउ 2 पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम पाई के प्लेस पर 22/7 ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड वी हैव रेडियस दोनों 5.25। इसको कैलकुलेट करा, 5.25 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 75 और समथिंग। यस, 22 2s आर 44, 7 से 5.25 को कैंसिल किया 0.75 एंड देन 5.25। कॉस्ट तो यहाँ हमें कुछ निकालनी नहीं है तो हम सीधे मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल्स का बहुत ध्यान रखना है आपको। डेसिमल्स यहाँ पर दोनों वैल्यूज में है, तो दो वैल्यूज में आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे प्लेसेस को हमें काउंट करना होता है डेसिमल लगाने के लिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई करके दो के बाद ही लगाना है, हो सकता है कुछ और हो। तो बहुत केयरफुली आपको करना है मल्टीप्लीकेशन जो है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन इजी मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप चाहो तो इनको थोड़ा स्प्लिट करके कर सकते हो इजी। 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 75 को तो ये सिंपल एक क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा आई थिंक। हाँ, 3 बन जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई से करोगे फिर 11 को, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और किसको वॉइस नहीं आ रही है प्लीज बताना एक बार। वॉइस इज नॉट ऑडिएबल। सबको वॉइस आ रही है मेरी? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो? इट्स ऑडिएबल, ओके। सलोनी फिर आप चेक करो। लेट मी टेल यू। संयम, व्हाट इज बीबी? नए इनिशियल्स। कुछ बीबी क्या होता है संयम? ऑडिएबल, ओके ठीक है, मुझे लगा कोई इनिशियल्स या कुछ नई शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली मैं कभी भी यूज नहीं करता, चाहे वो टाइपिंग हो या फिर चैटिंग हो। आई नेवर यूज जो छोटे वर्जन होते हैं ना वर्ड्स के, वो कभी यूज नहीं करता। मेरा खुद का मानना ये है कि उससे आपकी लैंग्वेज खुद की खराब होती है। तो तुम कभी भी मुझे नहीं देखोगे जो इनिशियल्स यूज करते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, वो मैं कभी यूज नहीं करता। आई अवॉइड देम। बहुत रेयर चांस होगा, बहुत इमरजेंसी है किसी को कुछ भेजना है, तब भी आई ट्राई कि मैं पूरा ही वर्ड पूरा ही सेंटेंस लिखूं। तो मुझे ये इन जो छोटे छोटे आप लिखते हो समटाइम्स, वो TYSM और समथिंग, वो सब पहले नहीं आते थे, अब धीरे धीरे आ गए समझ में।
ओके, नहीं मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मत लिखो, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कई बार मुझे समझ नहीं आते तो मैं इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए बोलता हूँ। आप उससे ऑफेंडेड फील मत करना कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है, मुझे उनकी नॉलेज कम है थोड़ा सा। चलो सो यहाँ पर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फेरिकल बॉल का, कितना 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपको बोलता हूँ सी एस से टी एस से वगैरह यूज मत करना, जितना कोशिश हो सकता है आप पूरे पूरे वर्ड्स यूज करो। यहाँ पर भी अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में चैटिंग वगैरह करते हो तब भी आप यूज कर सकते हो। शॉर्ट मैसेजिंग का यूज तब करा करते थे जब, आपको तो शायद पता नहीं होगा, वैन जब मोबाइल स्टार्ट हुए थे, जब मैं शायद 10th क्लास में था, 10th नहीं सॉरी 11th क्लास में था, तब मोबाइल स्टार्ट हुए थे। तो टेक्स्ट करने का 5 रुपए लगते थे, एक टेक्स्ट मैसेज जो होता था वो 5 रुपीज का होता था, और उसमें वर्ड लिमिट सिर्फ 20 या 25 कैरेक्टर्स की होती थी। दैट्स वाई दे स्टार्टेड यूजिंग दिस शॉर्ट लैंग्वेज। बट अब तो ऐसी कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, तो यू कैन यूज ऑल द वर्ड्स। खुशी नॉट हियर, यहाँ पर मैं नहीं देख पाऊंगा, उधर भेजना, यहाँ तो गायब हो जाएंगे बच्चे, मुझे याद भी नहीं रहेगा, व्हाट्सएप पर भेज देना एक बार, ठीक है, और क्लासरूम पे भी पोस्ट कर देना। चलो तो ये हो गया सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल। इसी में मैं बता रहा था कि हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉल। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करोगे आप मुझे जरा बताओ। अगर टोटल सरफेस एरिया उन्होंने निकालने के लिए बोल दिया इस बॉल का, तो आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि आप क्या क्या चीजों का एरिया कंसीडर करोगे, कैसे करोगे उसको। बताओ, सभी बताओ जिस जिसको लगता है कि वो बता सकते हो। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है इस बॉल का, या सपोज करो मैंने आपको बोला कि इस पूरे बॉल को गोल्ड प्लेटेड बनाना है, इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाना है जैसा कि हिंदी में बोलते हैं, अगर इसको पूरा गोल्ड प्लेटेड करना है तो कितना एरिया कवर करना होगा, किस तरह से उसको सॉल्व करोगे। मैं आंसर नहीं पूछ रहा, कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा, फॉर्मूलेज भी नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप क्या क्या इसमें कंसीडर करोगे, किस किस चीज का एरिया कंसीडर करोगे। नो ओजस, 3 पाई r स्क्वायर हम तब यूज करते हैं जब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम उस स्फेयर का, उस हेमिस्फेयर का कैलकुलेट करते हैं जो ऊपर से बंद होता है। ये तो बंद नहीं है, है ना, ये तो हॉलो एक हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर में हम 3 पाई r स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे। टोटल सरफेस एरिया अगर मैंने बोला है उसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आपको टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना है। टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग ये होता है जो भी एरिया एक्सपोज्ड है, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जिसके आप ऊपर पेंट कर सकते हो एक तरह से, वो सारा एरिया आपको कंसीडर करना है। तो वो सभी बताना है। ओके अन्या, ठीक है, ये दोनों तो आप करोगे, और कोई बताओ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेंडर वाला अगर क्वेश्चन याद है तो आप इजीली बता सकते हो, अगर वो याद नहीं है तो, अगर इसको नहीं कर पा रहे हो डेट मीन्स वो याद नहीं है और आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आंसर नहीं बताना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कभी कैलकुलेशन करने बैठ गए हो, आंसर नहीं बताना है, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसकी रेडाई जो है वो उसके कंपैटिबल नहीं है, उस कैलकुलेशन के कंपैटिबल नहीं है। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन कौन सा एरिया कंसीडर करोगे, फॉर्मूला भी नहीं पूछ रहा मैं आपसे, प्लीज बताओ मुझे। ओके सलोनी, पाई r स्क्वायर कौन सा आप ऐड कर रहे हो, वो तो सलोनी वही 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। बट वो केस तो यहाँ पर आई थिंक अप्लाई नहीं होता है, ये ऊपर से बंद तो नहीं है, है ना, सॉलिड नहीं है ये कैसा है, हॉलो है, हॉलो है तो उसमें हम 3 पाई r स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सिलेंडर वाले केस में हमने क्या किया था, याद है, जो थिकनेस वाला था, जिसमें हमने सिलेंडर का फिर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था, पहले इनर किया था फिर आउटर किया था,
फिर टोटल किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल का मीनिंग भी ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और ना ही टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग ये है कि आप इनर और आउटर को ऐड कर दो। अन्य इनर और आउटर को ऐड कर दोगे, ठीक है, वो तो होगा ही, लेकिन साथ में किसका एरिया ऐड होगा? ये जो रिंग बना हुआ है, भूल गए? रिंग का एरिया भी ऐड करना होता है, ये भी एक्सपोज्ड एरिया है। ये जो थिकनेस है, इसको भी तो हमें प्लेटिंग करना पड़ेगा, इसको भी आप कंसीडर करोगे, ये भी एक्सपोज्ड एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर इस बॉल का निकालने के लिए आएगा, तो आप क्या करोगे? आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस ये रिंग का एरिया। रिंग का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर, जो आउटर रेडियस है उसमें से माइनस पाई आर स्क्वायर, इनर सर्कल वाला एरिया माइनस करते हैं उस रिंग का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। इनर आउटर प्लस रिंग का एरिया, यस। ओजस समझ आया? बाकी बच्चों को समझ आया कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? थिकनेस वाले क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया जब भी आप कैलकुलेट करोगे, उसमें इनर कर्व सरफेस एरिया आएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया आएगा, और रिंग का एरिया। रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहां पर आर ये है आउटर रेडियस, और ये है आर इनर रेडियस, ये भी ऐड होगा। तो थिकनेस वाला जब भी क्वेश्चन आए, प्लीज ध्यान रखना कि उन्होंने पूछा क्या है। पहली बात तो आउटर पूछा है तो आप सिंपल आउटर सरफेस एरिया, इनर पूछा है तो आप सिंपल इनर, अगर टोटल पूछा है तो टोटल में आपको ये तीनों ही चीजें कंसीडर करनी होगी। और ऐसा होता है, वो सेम क्वेश्चन दे देंगे, आप सोचोगे बुक वाला क्वेश्चन है, और लास्ट में लेकिन लिखा होगा फाइंड टोटल सरफेस एरिया, या फिर कॉस्ट ऑफ टिनप्लेटिंग होल बॉल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को बहुत ट्विस्ट करते हैं नाइन्थ क्लास में स्पेशली। ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेम क्वेश्चन होगा बुक वाला, बट लास्ट की जो वैल्यूज उन्होंने पूछी होंगी वो कुछ और होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा थिकनेस वाला। इसको मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा था पहले कि प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूं, बट इसमें जो डायमेंशंस दी हुई हैं उनकी कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाती है, मुश्किल है नहीं, बहुत लेंदी हो जाती है एक्चुअली। सो सही, हम बताओ क्या समझ नहीं आया, क्या पॉइंट समझ नहीं आया? सपोज करो मैं इसको पेंट करने के लिए आपको बोल दूं, तो आप कहाँ कहाँ पर पेंट करो? मैंने आपको बोला ये कटोरी पकड़ा दी, हाँ आप सुनो मेरी बात, मैंने आपको ये कटोरी पकड़ा दी है और मैंने बोला कि इसकी ये थिकनेस है, ये लकड़ी का बोल है, समझ लो वुडन है, और इसको आपको पेंट करना है, तो पूरा पेंट करना है, तो आप कहाँ कहाँ पर पेंट करोगे, बस ये बताओगे? किस किस जगह पर पेंट करोगे? अगर मैंने बोला कि पूरा आउटर और इनर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको कौन करेगा? इसको नहीं करोगे? क्या ये पूरे बॉल का हिस्सा नहीं है? बताओ, ये जो रिंग बना हुआ है ऊपर, क्या इसका एरिया तुम नहीं करोगे? करोगे ना? तो बस टोटल सरफेस एरिया में आप आउटर को कंसीडर करोगे, इनर को कंसीडर करोगे, और ये रिंग का एरिया भी कंसीडर करोगे। रिंग का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करके। ये मैंने पाइप वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, याद है? रिंग का एरिया 7th क्लास में भी थे, रिंग का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आता था। आया समझ में कि टोटल कैसे कैलकुलेट करना है? अभी फॉर्मूले को भूल जाओ, अभी सिर्फ ये समझो कि टोटल का मीनिंग यहाँ पर है क्या। टोटल का मीनिंग समझ आ गया कि टोटल का मीनिंग यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ टोटल का मीनिंग है कि जो भी एरिया एक्सपोज्ड है, आउटर वाला एक्सपोज्ड है जो आप देख सकते हो, इनर वाला भी एक्सपोज्ड है तो उसको भी करना होगा, और ये थिकनेस भी एक्सपोज्ड है तो आपको ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कोल। थिकनेस वाले क्वेश्चंस में ही आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, स्पेशली सरफेस एरिया वाले में। जो वॉल्यूम वाले हैं वो भी थिकनेस वाले होंगे, लेकिन उसमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो इजी से क्वेश्चंस है। वॉल्यूम मुझे ज्यादा इजी लगता है, सरफेस एरिया में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मून वाला। मून वाला क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हुआ है, वॉल्यूम में भी हुआ है, एक सरफेस एरिया में भी। ध्यान से कर लेना इसको, ये इजी सा ही क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें पहले तो देख लो सरफेस एरियाज के रेशियोज कैलकुलेट करने हैं।
मून एंड जो आपका चंद्रमा है, सॉरी अर्थ है और मून है, दोनों स्फेरिकल आपको कंसीडर करनी है, जो कि होती हैं। अर्थ है और मून है। उन्होंने बोला है जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है। मीन्स अगर अर्थ का डायमीटर डी है, जस्ट एक्सक्यूज मी, जस्ट हेलो, हाँ बताओ। इसको मिक्की भैया को कह दो, मैं तो क्लास चल रही है अभी। हाँ, तो अर्थ का जो डायमीटर हमने अगर डी कंसीडर किया तो मून का डायमीटर कितना होगा बताओ जरा। इफ अर्थ का डायमीटर इज डी तो मून का डायमीटर कितना होगा? क्वेश्चन में लिखा है 1/4 है, तो मून का डायमीटर क्या होगा बताइए कृपया करके, कृपा करके, नॉट कृपया, कृपा करके बताइए या कृपया बताइए। यस, हाँ अर्थ का है क्या संयम, तो वो लिखो ना, वेरिएबल लिखो, डी हो जाएगा, है ना। 1/4 ऑफ डी मीन्स डी अपॉन 4। यस आन्या, 1/4 ऑफ डी। सो मून का डायमीटर 1/4 ऑफ डी हो जाएगा, या डी अपॉन 4। यहाँ पर मैंने तो इसी से सॉल्व किया है। जस्ट एक चीज ध्यान दे सकते हो तुम, अगर अपनी कैलकुलेशंस आपको इजी बनानी है जिसमें ये फ्रैक्शन वगैरह फिर नहीं आएंगे, आप अर्थ का जो डायमीटर है उसको 8D कंसीडर कर सकते थे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ जो बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कि आप चाहते अर्थ का जो डायमीटर उसको 8D कंसीडर कर लेते। 8D क्यों कंसीडर कर लेते, जिससे कि मून का डायमीटर कितना हो जाता, इसका 1/4 पार्ट यानी कि 2D, है ना, 4 से इसको डिवाइड करोगे। और फिर जब हम इनकी रेडियस कैलकुलेट करते तो इसकी रेडियस तो आ जाती है 8D का हाफ 4D, और इसकी रेडियस आ जाती कितनी, 2D का हाफ ओनली D। तो उससे कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। ये फ्रैक्शन की जो वैल्यूज हैं ये थोड़ा परेशान कर जाती है कई बार। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है, आप कोई ऐसी वैल्यू लो जिसका फ्रैक्शन करने के बाद भी आंसर एक प्रॉपर इंटीजर आए, चाहो तो। जरूरी नहीं है, मैं तो इसी से कर रहा हूँ जो आपको मैंने कंसीडर करवाई है। तो मून का डायमीटर D/4 है एंड अर्थ का D है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनके सरफेस एरियाज का रेशियो कैलकुलेट करना है। दैट मींस हमें सिंपल इसके सरफेस एरिया को, बताओ किसके सरफेस एरिया को किससे डिवाइड करेंगे। अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी बहुत गड़बड़ कर जाते हो। किसके एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, रेशियो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है। आप किसके सरफेस एरिया को किससे डिवाइड करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको न्यूमरेटर में मून रखना है या फिर अर्थ रखनी है? और इससे आंसर पूरा चेंज हो जाता है और गलत भी हो जाता है। ओके गौरी, और बताओ कोई, किसको आप न्यूमरेटर में रखोगे और किसको डिनोमिनेटर में, या सिंपल लैंग्वेज, सिंपल तो यही है यार, थोड़ी सी प्रॉपर लैंग्वेज में बोला जाए, किसका एरिया टू द एरिया ऑफ विच वन? कोई और बोलो जल्दी से। संयम, अर्थ न्यूमरेटर। ओके, देखो जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि किसका एरिया किससे निकालना है, आपको रेशियो निकालना है, तो आपको न्यूमरेटर में उस ऑब्जेक्ट को रखना है जिसका उन्होंने पहले मेंशन किया है नाम। यहाँ पर उन्होंने मून को पहले मेंशन किया है तो आप मून को न्यूमरेटर में रखोगे, मून अर्थ। ठीक है, अर्थ, अर्थ नहीं ओजस, मून और अर्थ जिसको पहले मेंशन किया है, या तो वो स्पेसिफिकली लिखेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ मून टू द एरिया ऑफ अर्थ, या इसका उल्टा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है स्पेसिफिकली, देन यू विल हैव टू यूज फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो मेंशन है। यस गौरी, जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेंशन है आपको फिर उसको यूज करना है, अदरवाइज आंसर हो जाएगा उल्टा। इसका आंसर 1:16 आना चाहिए, उस केस में आएगा 16:1, जो कि
ऑब्वियसली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मून, इन्होंने मून और अर्थ का पूछा है, आप अर्थ और मून का बता रहे हो। यस, ये लैंग्वेज है। हाँ, इस ये फैक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज का ही खेल आप समझ सकते हो कि अगर उन्होंने फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज लिखा है तो आप न्यूमरेटर में उस वैल्यू को रखोगे जिसको उन्होंने पहले मेंशन किया है। अगर ऐसा लिखा हो, जैसे सपोज करो राम की एज, बहुत लेम सा एग्जांपल है, नाम कहाँ है बोर्ड, हाँ, उन्होंने बोला राम की एज है 32 years एंड चलो श्याम ले लेते हैं इसको, श्याम की एज है 54 years। फाइन, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो इस केस में आप क्या करोगे, राम की एज पहले लोगे और श्याम की एज बाद में, ये रेशियो होगा। इसको आप रेस्पेक्टिवली से कंसीडर कर सकते हो। यस, क्योंकि राम को पहले मेंशन किया है और श्याम को बाद में। तो जो रेस्पेक्टिवली वाला जो एक क्लॉज होता है, आपको रेस्पेक्टिवली का मीनिंग पता है, रेस्पेक्टिवली का मीनिंग उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखा है, आपको वो कंसीडर करना है। अगर स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं लिखा है तो, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि किसका एरिया किससे हमें करना है, तो उस केस में आपको जो भी नाम पहले मेंशन किया है उसको न्यूमरेटर में रखना है, बाकी जो दूसरा है उसको डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, इससे गड़बड़ हो जाती है अदरवाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। नाउ अर्थ और मून हो गए इधर उधर, और हमने सरफेस एरियाज के लिए इनकी रेडियाई कैलकुलेट करी। जब अर्थ का डायमीटर d है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ मींस d/2, और ऐसे ही मून, हाँ, ये तो रेडियस हो गई अर्थ की, और डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ d था, मींस d/4, तो इसकी रेडियस हो गई d/8। यस, ये रेडियस है मून की, ये रेडियस है अर्थ की। सिंपल हमें सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है, तो हम अलग अलग सरफेस एरियाज नहीं कैलकुलेट करेंगे, उनको साथ में रख देंगे। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून का सरफेस एरिया 4πr², इसको छोटा r हमने कंसीडर किया है, और अर्थ का जो सरफेस एरिया होगा वो 4πr², कैपिटल R। आर के प्लेस देखो 4π से तो 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। सो आर की वैल्यूज रखी, इसकी वैल्यू d/8 थी और कैपिटल आर की d/2 थी, दोनों को सॉल्व किया। आपको पता है डिवाइड में होता है तो जो सबसे नीचे वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है न्यूमरेटर के साथ, और पास वाले के पास में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो d²/64 मल्टीप्लाइड बाय 4/d², दैट गिव्स अस, नो सलोनी, नॉट 60:1, 16:1 आ गया तो फिर वो गलत हो जाएगा, 1:16। मून का पहले देखो, ऊपर मून है सलोनी, है ना, तो मून अगर आपके हिसाब से, आपके आंसर के हिसाब से, तो मून का रेशियो फिर ज्यादा हुआ, 16 हुआ और अर्थ का 1 हुआ। इज इट पॉसिबल, या ट्रू है, क्या ये ट्रू है कि अर्थ का कम आया और मून का ज्यादा है? नहीं ना, तो इससे भी चेक कर सकते हो, अगर आपने ऊपर मून रखा है तो यहाँ छोटी वैल्यू आएगी, नीचे अर्थ है तो डेनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी, दैट गिव्स अस 1:16। बहुत सारी जो हेल्पिंग बुक्स है उसमें उन्होंने क्वेश्चन का आंसर जो है वो 16:1 दिया हुआ है, विच इज इनकरेक्ट। आपको 1:16 ही लिखना है, एंड आई होप एनसीईआरटी में 1:16 ही दिया हो। क्या किसी के पास एनसीईआरटी है तो वो चेक करके देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर, 16:1 या 1:16? एनसीईआरटी में, सलोनी नॉट हेल्पिंग बुक्स में नहीं, उसमें उन्होंने सबने गड़बड़ कर रखी है मोस्टली, सो डू नॉट रेफर टू। यस गौरी, श्योर, 1:16। ओके आमिर, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग। सो प्लीज जो सॉल्यूशंस आप देखते हो
जो सिंपल क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस आप देखो, आंसर्स देखो, बट जो ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली नहीं मेंशन होता है, उनके आंसर्स जो हेल्प बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें से मत देखना, एनसीईआरटी के आंसर्स ही कंसीडर करना। तो ये हो गया अर्थ और मून का रेशियो 1:16, मून और अर्थ का, नॉट अर्थ और मून का, मून और अर्थ का सरफेस एरियाज का रेशियो 1:16। ऐसा भी वॉल्यूम का भी आएगा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, सभी को समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद में। किसी को पूछना है इसमें अभी तो पूछ लो प्लीज, कुछ भी पूछना है तो प्लीज आस्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ मून। ओके, डायमीटर ऑफ मून समझ आया था ओशी? डायमीटर ऑफ मून कैसे आया था? देखो ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना था? डायमीटर ऑफ मून था d/8, सॉरी d/4 है ना। अर्थ का डायमीटर d था, मून का हमने d/4 लिया था। आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है। डायमीटर को हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेडियस आ जाती है। तो मून का डायमीटर कितना है? d/4। और इसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? d/8। इस तरह से रेडियस ऑफ मून आई। आया समझ में? क्लियर? या स्टिल कुछ डाउट इसमें कि 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई करी या समथिंग? पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार पूछा फिर मैंने बता दिया तो आपको हाँ ही बोलना है। आप ना बोल सकते हो कि नहीं सर मेरे तो समझ में नहीं आया। ओशी क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म करो एक बार कि रेडियस ऑफ मून d/4 से दोबारा कहाँ किया बच्चे? कहाँ है d/4 से? है रेडियस, रेडियस कैलकुलेट करनी थी। रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर होती है, डायमीटर के प्लेस पर d/4 रखा हमने, मून का जो डायमीटर था, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई, बस तो d/8 हो गया। क्लियर? ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, इसको पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर पाएंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने बोला एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है और वो एंक्लोज्ड है, किससे? सिलेंडर से। देखो एंक्लोज्ड वर्ड जब भी आ जाए, एंक्लोज्ड का मीनिंग है वो पैक्ड है चारों तरफ से, ऑल फेसेस से। जो आउटर फिगर है यहाँ पर वो सिलेंडर है, वो अंदर वाली फिगर को बिल्कुल एक तरह से क्या कह सकते हैं, घेरे हुए है, मीन्स वो टच कर रहा है सभी पार्ट से उसको। यहां से उसको टच करेगा, यहां से और यहां से। इन सिंपल वर्ड, जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट होगी वो ही हाइट आउटर ऑब्जेक्ट की होगी, अंदर वाले ऑब्जेक्ट की जो रेडियस होगी वो ही रेडियस आउटर वाले ऑब्जेक्ट की भी होगी। एनक्लोज्ड का मीनिंग यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो। फाइन। तो यहाँ पर देखो सरफेस, हमें पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, वो तो सिंपल 4πr² ही हो जाएगा क्योंकि रेडियस यहाँ पर r ही गिवन है। r के प्लेस पर आप r रखोगे तो r 4πr² ही आंसर आएगा। बट यहाँ पर सिलेंडर का भी हमें सरफेस एरिया
निकालना है कर्व, तो उसके लिए हमें सिलेंडर की रेडियस तो पता है, रेडियस r होगी, बट हाइट चाहिए, तो हाइट कितनी हो जाएगी r प्लस आर विच इज 2r। ये उस दिन मैंने आपको बताया भी था। तो सिलेंडर के हाइट के प्लेस पर हम 2r पुट करेंगे। तो पहले हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करते हैं। रेडियस r गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसमें आपको रीजन देने की जरूरत नहीं है। फाइन, एनक्लोज लिखा है तो आप, और फिगर में दिया हुआ है, सिंपल फिगर देखोगे आप बुक में, फिगर में ये r दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये रेडियस अगर सरफेस इसकी स्फीयर की है तो सिलेंडर की भी रेडियस r ही होगी। तो दोनों की रेडियाई r है। उसके बाद में हाइट ऑफ सिलेंडर हम कैलकुलेट करते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, जो डायमीटर होगा स्फीयर का, डायमीटर क्या होगा r प्लस आर, दैट इज 2r। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज 2r। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसको मैंने S1 से ले लिया क्योंकि मुझे लास्ट वाले क्वेश्चन में दोनों को पुट करना है। तो किसी भी वेरिएबल से आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसमें आपको पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपकी डायमेंशंस हैं, वो वेरिएबल्स के फॉर्म में गिवन हो, उस केस में आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आंसर फिर भी वेरिएबल की फॉर्म में ही आएगा। तो बेटर है पाई को आप ऐसे ही छोड़ दो। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर, सरफेस एरिया कर्व हमें कैलकुलेट करना है किसका, इस सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसको हमने S2 से डिनोट कर लिया, डिफाइन कर लिया। 2 के प्लेस पर 2 रहेगा, पाई के प्लेस पर पाई, और r के प्लेस पर r, बट h के प्लेस पर क्या आ जाएगा, h के प्लेस पर 2r आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। सो यहाँ पर इसको हमने h को 2r लिखा, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। 2 2s आर 4, पाई के प्लेस पर पाई, r इंटू आर, आर स्क्वायर। नाउ थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है दोनों का रेशो, किस किस का रेशो, फर्स्ट का एंड सेकंड का। तो फर्स्ट को पहले रखेंगे न्यूमरेटर में, सेकंड को डिनोमिनेटर में, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इन फर्स्ट एंड सेकंड, S1 अपॉन S2। S1 की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, S2 की वैल्यू भी 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मींस आंसर आया 1:1। सो डिजायर्ड जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। पूछिए, किसी को पूछना है तो। यस सलोनी, समझ आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करी। ऐसे केसेस में आपको बहुत ध्यान से वेरिएबल्स को देखना है कि उन्हीं वेरिएबल्स से आपको वैल्यूज निकालनी है। दो जो आप फॉर्मूलाज यूज करोगे उसमें दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल, संयम। यहाँ पर देखो फिगर में, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, क्या ये डायमीटर ऑफ स्फीयर के इक्वल नहीं है, फिगर से ही पता चल रहा है। डायमीटर ऑफ स्फीयर जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर के इक्वल है या नहीं है, जस्ट कंफर्म करो मुझे कि है या नहीं है, यस और नो, इक्वल है। और डायमीटर देखो क्या होगा, रेडियस प्लस रेडियस, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, है ना। रेडियस को जब रेडियस में ऐड कर देंगे, यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक रेडियस, तो 2r हो गई हाइट। इसका मतलब आगे समझ में, ट्वाइस ऑफ रेडियस, हाँ या ना। कूल। और किसी को कुछ पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई हैं और ये एनक्लोज्ड वगैरह ऐसे टर्म्स यूज कर दिए तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ऐसा क्वेश्चन फिर उसमें भी आएगा वॉल्यूम वाले केस में। समझ आ गया क्या सभी को, क्या किसी को कुछ पूछना है मेरे से इस बारे में। सर स्फीयर तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे।